पर अमल करें ताकि आप अपनी बिल्लियों को खोने के गम से बच सके, क्योंकि ये एक ऐसा दुख है जो हमने सफ़र किया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और जहाँ पर भी होंगे किसी ना किसी पेट के लिए या तो कुछ अच्छा कर रहे होंगे या कुछ अच्छा सोच रहे होंगे। हमारे चैनल परफेक्ट होम को आपको बहुत सारा वेलकम है। और हमारी आज की जो वीडियो है वो एक ऐसे टॉपिक के बारे में है जिसकी वजह से हर कैट ओनर जो है वो बहुत सारा फाइनेंशियल और इमोशनल लॉस फेस करता है। हमारी अब तक की कैट जर्नी में हमने बहुत तरह के वेरियस किस्म के मेडिकल केसेस को डील किया है, और अगर आप हमारी आज की वीडियो तो एंड तक देखेंगे तो मैं आपको ये यकीन दिलाती हूँ कि ना सिर्फ आप अपनी कैट की ज़िंदगी बचाने में कामयाब हो जाएंगे, बल्कि उसके साथ साथ अपने वेट के बिल को भी 50% के करीब कम कर सकेंगे। तो बगैर किसी इंतज़ार के चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बीमारी और तंदुरुस्ती हम सबकी ज़िंदगी के साथ साथ ही चलती है, और यही बिल्कुल सूरत हाल हमारी बिल्लियों के साथ भी होती है। अक्सर ये देखा गया है कि जब हमारी कोई कैट बीमार होती है तो हम उसकी ट्रीटमेंट की तरफ तो बहुत तवज्जो देते हैं, लेकिन एक बात को बिल्कुल ज़हन में से निकाल देते हैं, और वो होता है अपनी बिल्ली को क्वारंटीन करना या अपनी बिल्ली को किसी दूसरे रूम में शिफ्ट कर देना। ये करना इसलिए ज़रूरी होता है कि जब कोई बिल्ली बीमार होती है, जैसे उसे ख़ास तौर पर FPV, कैल्सी या हर्पीस जैसा कोई वायरल इन्फेक्शन होता है, तो ये वायरल इन्फेक्शन नहायत तेज़ी से एक बिल्ली से दूसरी बिल्ली में फैल जाते हैं। अगर आप अपनी बिल्ली को अलग रूम में शिफ्ट नहीं करेंगे, उसे बाकी बिल्लियों से सेपरेट नहीं करेंगे, उसे आइसोलेट नहीं करेंगे, तो होगा ये कि 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ये वायरल आपकी बाकी तमाम बिल्लियों में भी फैल जाएगा, और फिर आपके पास एक नहीं बल्कि मुतअद्दिद बीमार बिल्लियाँ होंगी जिनकी ना सिर्फ आपको ट्रीटमेंट करवानी पड़ेगी बल्कि जिनको आपको लुक आफ्टर भी करना पड़ेगा। जैसे ही आप अपनी कैट को किसी अलग रूम में शिफ्ट करें या किसी सेपरेट स्पेस में शिफ्ट करें, जिसे आप सिक रूम भी कह सकते हैं, तो आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने बिल्ली को केज में रखना है। केज में रखने की लॉजिक ये होती है कि बिल्ली कमरे में ज़्यादा घूमे फिरे ना। इससे एक तो वो एग्जॉस्ट नहीं होती, ख़ासतौर पे FPV और कैल्सी में अगर आप बिल्ली का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं और उसे IV की ड्रिप्स लग रही हैं, तो उसके बाद बिल्ली कुछ देर के लिए फ्रेश हो जाती है, वो घूमना फिरना और खेलना शुरू कर देती है, जिससे उसकी एनर्जी मज़ीद डाउन हो जाती है और उसके मज़ीद बीमार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसी सूरत में आपने उसको जब केज में रखना है तो उसका फ़ायदा ये होता है कि बिल्ली ज़्यादा घूमती फिरती नहीं, वो एग्जॉस्ट नहीं होती और एक जगह बैठी रहती है, उसकी एनर्जी जो है वो कंजर्व होती रहती है। साथ ही साथ आपने ये करना है कि बिल्ली का लिटर, उसके खाने के बाउल, उसके पानी का बाउल, वे बाकी बिल्लियों से भी आपने अलग कर देना है। यानी जो खाने के बर्तन जो लिटर बॉक्स बीमार बिल्ली इस्तेमाल करेगी वो सेहतमंद बिल्लियों से आपने दूर रखने हैं। उसमें आपने किसी सेहतमंद बिल्ली को कोई खाना नहीं देना, यहाँ तक कि आपने आम डिटर्जेंट से धोकर भी उन बर्तनों में किसी हेल्दी कैट को खाना नहीं देना। जब तक आपकी कैट बीमार है कोशिश करें कि वो बर्तन, वो लिटर बॉक्स और उस बीमार बिल्ली के इस्तेमाल की तमाम चीज़ें उस कमरे के अंदर ही मौजूद रहें और उस कमरे से बाहर ना निकलें। फ्यूचर का किसी को पता नहीं होता, हो सकता है आपने बाद में भी कैट्स अडॉप्ट करनी हो या किटन्स अडॉप्ट करने हो, तो अगर आपके पास एक कैट है तब भी आप कैट क्वारंटीन के रूल्स को फॉलो ज़रूर करें। और जैसे ही आपकी किटन 2 दफ़ा खाना नहीं खाती तो साथ ही उसको वेट के पास ले जाएं, ना कि सोशल मीडिया पे पोस्ट लगा के पूछना शुरू कर दें कि मेरी कैट को क्या हुआ। यहाँ एक पॉइंट ज़रूर नोट कर लें कि जब आपकी बिल्ली बीमार हो जाती है और आप उसको वेट के पास लेकर जाते हैं, लाज़मी बात है वेट आपको एक प्रिस्क्रिप्शन देता है, आपको एक ट्रीटमेंट का तरीका बताता है। वो बताता है कि इसको फ्लूइड्स लगेंगे, इसे ड्रिप्स लगेगी, या आपने इसको ख़ास तरह से मेडिकेशन देनी है, ये इसे डेली इंजेक्शन लगेंगे। काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वेट की उस प्रिस्क्रिप्शन को, उनकी उन डायरेक्शन को, इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर्ली और थोरली फॉलो करें। मैंने बहुत दफ़ा ये देखा है कि लोग 1-2 दिन तो बड़े कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ ट्रीटमेंट कराते हैं, लेकिन उसके बाद जब कैट में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आती है तो वो लोग ढीले पड़ जाते हैं, सुस्त पड़ जाते हैं। ऐसा ना करें। कैट जब किसी वायरल आउटब्रेक में होती है स्पेशली, तो उसे थॉरली ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। यानी 5 से 7 दिन का जो उसका ट्रीटमेंट होता है वो उसी स्केड्यूल के साथ होना ज़रूरी है जो कि स्केड्यूल आपके वेट ने बताया होता है। तो जब आप अपनी कैट को ट्रीटमेंट लेके जाएँ तो कमिटमेंट के साथ उसका ट्रीटमेंट कराएं और रेगुलरिटी के साथ, जिस तरह से आपके वेट ने आपको बताया है, मेडिसिन, ड्रिप्स या इंजेक्शन, जो भी ट्रीटमेंट का तरीका आपके वेट ने आपको प्रिस्क्राइब किया है उसको अपने साइकिल के अकॉर्डिंग मुकम्मल करें, अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग मुकम्मल करें और उसमें किसी किस्म की भी डंडी ना मारें। अगर आपके घर में आपके अलावा भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो बिल्लियों से मोहब्बत करते हैं और उनको लुक आफ्टर करना पसंद करते हैं, तो जैसे ही आपकी बिल्ली बीमार हो उनके साथ अपनी कुछ जिम्मेदारियाँ शेयर कर लें। जैसे किसी एक फ़र्द की ये ड्यूटी लगा दें कि वो बीमार बिल्ली को मुकम्मल तौर पर अटेंड करेगा। इसका मतलब ये है कि जो कैट बीमार हो, जिसको आपने एक अलग कमरे में या अलग स्पेस में रखा है, उसके खाने पीने, लिटर को चेंज करने और उसको दवाई देने की जिम्मेदारी उस फ़र्द को सौंप दी जाए। वो ना तो सेहतमंद बिल्लियों को खाना दे, ना उनके लिटर और दूसरी इस्तेमाल की चीज़ों को हाथ लगाए और ना ही सेहतमंद बिल्लियों को गोद में उठाकर उन्हें प्यार करे।
इसकी वजह ये है कि वायरल इन्फेक्शन जैसे हर्पीज़, कैल्सी और एफपीवी ख़ास तौर पर ये बड़ी तेज़ी के साथ कैट रेस्क्यूअर्स, कैट लुक आफ्टर करने वाले लोगों से दूसरी बिल्लियों तक भी फैल सकता है। यानी अगर आपने किसी ऐसी कैट को गोद में उठाया है जिसे एफपीवी या कैल्सी या हर्पीज़ है और आप उन्हीं कपड़ों के साथ जाकर किसी सेहतमंद बिल्ली को गोद में उठाएंगे तो वो वायरल जो है वो फ़ौरन उस सेहतमंद कैट को ट्रांसफ़र हो जाएगा। लिहाजा एहतियात का दामन थामे रखें और बीमार कैट को लुक आफ्टर करते वक्त इस बात को अपने जहन में रखें। इस पर अमल करके आप अपनी बिल्लियों में किसी भी वायरल इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में सिर्फ एक ही फ़र्द मौजूद है, यानी आप अकेले वाहिद ऐसे फ़र्द हैं जो बिल्लियों को प्यार करते हैं, उनकी लुक आफ्टर करना पसंद करते हैं, या आपके घर में आपके अलावा कोई भी बिल्लियों को मैनेज करने वाला फ़र्द नहीं है, तो फिर जब आपने अपनी बिल्ली वाले कमरे में जाना है, यानी सिक कैट रूम में जाना है या उस स्पेस में एंटर होना है जहाँ पर आपकी बीमार बिल्ली है, तो आप ग्लव्स का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास ग्लव्स नहीं है तो बिल्ली को अटेंड करें, उसे गोद में ना लें, उसे दवाई दें, उसे पेट करें और कमरे से निकलने से पहले पानी और डेटॉल के सोल्यूशन से अपने हाथों को अच्छी तरह धो लें। मैं फिर रिपीट करती हूँ कि पानी और डेटॉल का एक सोल्यूशन बनाकर रखें, हैंड वॉश वाली बोतल में उसको डाल लें और जैसे ही आप कमरे से निकलने लगे अपने हाथों को बड़ी अच्छी तरह धो लें। और इस बात को जहन में रखें कि उस कमरे में रहते हुए आप किसी भी चीज़ को टच ना करें, कम से कम फिजिकल कांटेक्ट करें। बिल्ली को दवाई देने, खाना देने, लिटर चेंज करने के अलावा वहाँ पर ज़्यादा वक्त ना गुजारें। ये दुनिया में तो बहुत ही तकलीफदेह और क्रूअल सा महसूस होता है कि एक तो आपकी कैट बीमार है और दूसरा आप उसके बाद टाइम भी स्पेंड ना करें। लेकिन इस असूल पर अमल करने से आप अपनी बहुत सारी बिल्लियों को बहुत सारी जिस्मानी तकलीफ से बचा सकते हैं। ये बात मैं आपको इसलिए भी बता रही हूँ कि ये मेरा अपना भी पर्सनल एक्सपीरियंस है। उस वक्त ये बहुत क्रूअल महसूस होता है कि आप एक बिल्ली को आइसोलेट कर रहे हैं, उसे अलग कर रहे हैं, उसे प्यार नहीं कर रहे, वो बीमार है, उसे गोद में उठा नहीं रहे। लेकिन ये उस बिल्ली की सेहत के लिए और आपकी बाकी बिल्लियों की ज़िंदगी के लिए निहायत ज़रूरी है। लिहाजा अपने दिल को थोड़ा सा सख्त करें और उस बिल्ली को प्यार करने से गुरेज। जब आपने अपनी कैट को सिक रूम में या सेपरेट स्पेस में अलग करना है तो ये बात जहन में रखें कि उसकी कोई भी दवाई, उसकी कोई सिरिंज उस कमरे से बाहर नहीं आनी चाहिए। आपने जब कैट को मेडिसिन देनी है उसकी मेडिकेशन आपने कमरे के अंदर ही रखनी है। जब हमारी कैट को एफपीवी हुआ था तो मैंने और मेरी सिस्टर ने उस वक्त यही डिसाइड किया था कि हमारे लिए बेहतर वक्ती तौर पर यही फैसला है कि हम में से एक सिक कैट को अटेंड करें और एक हेल्थी कैट्स को अटेंड करें। लिहाजा उस कैट के ट्रीटमेंट के दौरान मैं अपनी उस सिक कैट के रूम में परमानेंटली शिफ्ट हो गई थी। यानी पूरे 5 से 7 दिन मैंने अपनी उस कैट के साथ दिन रात गुजारे। मैंने अपनी किसी हेल्दी बिल्ली को गोद में नहीं उठाया, किसी को प्यार नहीं किया। मैं उस कमरे में भी नहीं गई जिसमें मेरी हेल्दी कैट रहती थी। बिल्कुल इसी तरह मेरी सिस्टर जो हेल्दी कैट्स को ट्रीट कर रही थी, जो उनके साथ वक्त गुजार रही थी, वो उस कमरे में नहीं आती थी। हमारी बीमार बिल्ली को उसने एक दफ़ा भी गोद में नहीं उठाया, उसे प्यार नहीं किया, उसे लुक आफ्टर नहीं किया। वो क्वारंटीन का टाइम जो एफपीवी के लिए रिक्वायर्ड था, यानी 6 हफ्ते, जिसके बाद डॉक्टर की परमिशन से हमने अपनी कैट को बाकी कैट्स के साथ मिक्स किया, वो 6 हफ्ते हमने बिल्कुल सेपरेशन में गुजारे। हम लोगों ने पूरी कोशिश की कि हम दोनों तरह की कैट्स को एक दूसरे से अलग रखें और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि जब वो कैट रिकवर कर गई, उसका क्वारंटीन का पीरियड ख़त्म हो गया और डॉक्टर जैन ने हमें ये परमिशन दी कि अब हम उसकी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, जिसके बाद वो बाकी हेल्दी कैट्स के साथ मिक्सअप कर सकती है। हमारा ये तमाम पीरियड बड़े सुकून से गुजरा और हमारी बाकी बिल्लियाँ महफूज रहीं। तो आप भी अगर चाहते हैं कि आपके घर में अगर कोई वायरल आउटब्रेक हो या किसी कैट को कोई वायरल इन्फेक्शन हो, तो प्लीज़ मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इन छोटी छोटी बातों को जहन में रखें, इन पर अमल करें ताकि आप अपनी बिल्लियों को खोने के गम से बच सकें। क्योंकि ये एक ऐसा दुख है जो हमने सफ़र किया है और यकीन माने ये कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है जो कोई भी कैट ओनर जो है वो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करना चाहेगा। वायरल इन्फेक्शन के अलावा एक और डिजीज़ जो कैट्स को बहुत बुरी तरह से हेल्थ वाइज वीक कर देती है वो है फंगल इन्फेक्शन। आप में से जिस किसी ने भी बिल्ली रखी है वो बड़ी अच्छी तरह जानता है कि घर में अगर एक दफ़ा फंगल इन्फेक्शन आ जाए तो फिर उस फंक्शनल इन्फेक्शन को घर से निकालना निहायत नामुमकिन हद तक मुश्किल हो जाता है। लेकिन फंगल इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए जहाँ ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, वहाँ ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने घर को प्रॉपर हाइजीन के थ्रू मेंटेन करें, अपने घर में मौजूद चीज़ों को प्रॉपर्ली डिसइंफेक्ट करें। अब घर में प्रॉपर हाइजीन कैसे मेंटेन की जाती है और चीज़ों को किस तरह से डिसइंफेक्ट किया जाता है, इसके सिलसिले में एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले से मौजूद है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप काइंडली वहाँ जाएं और उस वीडियो को थॉरली देखें। लेकिन यहाँ मैं ब्रीफली आपको ये बता दूं कि अगर आपके घर में किसी भी कैट को फंगल इन्फेक्शन हो गया तो उसको ट्रीट करने के लिए जहाँ दवाइयाँ, ऑइंटमेंट्स और मेडिकेशन ज़रूरी है, वहाँ ये भी ज़रूरी है कि आप उस कैट्स को हेल्थी कैट से अलग कर दें, उसे केज में शिफ्ट कर दें। जो बेडिंग, जो चादरें या जो भी चीज़ें उसके ज़ेरे इस्तेमाल थी उन्हें फ़ौरन घर में से रिमूव कर दें।
फंगल इन्फेक्शन में अगर आप चीज़ें प्रॉपर्ली डिसइंफेक्ट कर लेंगे और उस तरीके पर अमल करेंगे जो मैंने अपनी डिसइंफेक्टेंट वाली वीडियो में बताया है, तो फिर आपको चीज़ें फेंकने की ज़रूरत नहीं होगी, वो प्रॉपर्ली डिसइंफेक्ट हो जाएंगी और वो दोबारा इस्तेमाल हो जाएंगी। लेकिन कुछ वायरल इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जिनमें आप बिल्ली के ज़रिए इस्तेमाल चीज़ें अपने घर में दोबारा नहीं रख सकते, जैसे FIP और FPV। इन दोनों वायरल इन्फेक्शन का जो जर्म होता है वो इन्वायरमेंट में तकरीबन 1 साल से ज़्यादा अरसे तक आसानी से ज़िंदा रह सकता है। इस जर्म को किल करने के लिए 56 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। और अमूमन जब आप किसी भी बीमार बिल्ली को क्वारंटीन करते हैं या अलग स्पेस में रखते हैं, तब तक ये वायरल इन्फेक्शन कुछ ना कुछ आपके इन्वायरमेंट पेनिट्रेट कर चुका होता है। ख़ासतौर पर स्क्रैचर्स हो जाते हैं या प्लास्टिक के बाउल वगैरह हो जाते हैं, उनको आप कभी भी प्रॉपर्ली डिसइंफेक्ट नहीं कर सकते। आप जितनी भी कोशिश करें, जितने भी लिक्विड सोल्यूशन इस्तेमाल कर लें, ये चीज़ें प्रॉपर्ली डिसइंफेक्ट नहीं होती। इसके अलावा आपको फ्लोर, कारपेट, सोफ़े वगैरह भी प्रॉपर्ली डिसइंफेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट और टाइम रिक्वायर्ड होता है। इसलिए बेहतर तरीका ये है कि अगर आपके घर में कोई ऐसी कैट है जिसको FPV या FIP है और इससे अगर वो सर्वाइव कर गई है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर उसकी डेथ हो गई है तो उसके बाद आप ये सारा सामान जो उस बिल्ली के खुसूसन ज़ेर इस्तेमाल था, जैसे स्क्रैचर और उसके प्लास्टिक के बर्तन, तो काइंडली आप उनको फेंक दें, उनको दोबारा इस्तेमाल ना करें, वरना आपकी हेल्दी कैट में ये इन्फेक्शन दोबारा से रीअपियर हो सकता है। या आपकी बिल्लियाँ जो पहले FPV होने से बच गई थी या FIP होने से बच गई थी, वो अब इस इन्फेक्शन की गिरफ्त में आ सकती हैं। यहाँ पर एक बात मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि अगर आपकी किसी कैट को फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो प्लीज़ उसको ऑइंटमेंट या दवाई लगाते वक्त ग्लव्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आप ग्लव्स इस्तेमाल नहीं करें तो उसको दवाई लगाने के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह डिसइंफेक्ट करें, अच्छी तरह से धोएं। और अगर आपकी कैट फंगल इन्फेक्शन की वजह से काफ़ी बीमार है तो प्लीज़ उसे छोटे बच्चों और प्रेग्नेंट औरतों से कुछ अरसे के लिए दूर रख लें। एक कैट ऑनर्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम फ्लीज़ भी हैं। फ्लीज़ छोटे से छोटे किटन को और अडल्ट कैट को इक्वली एक ही स्पीड के साथ होते हैं और इनका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि ये इंतहाई तेज़ी से स्प्रेड करते हैं। यानी आज अगर आपने 1 घंटे पहले अपनी कैट में 3 फ्लीज़ देखी हैं तो 2 से 3 घंटे के बाद वो एक फ्लीज़ जो है वो 8, 10 या 15 फ्लीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगी। ये तेज़ी से स्प्रेड करती हैं, फैलती हैं और इनकी आबादी मल्टीप्लाई करती है। अगर आपके घर में कोई ऐसी कैट है जिसको फ्लीज़ हो गई हैं तो सबसे पहले आपने वही करना है जो हम आपको बार बार बता रहे हैं, उसे अलग कर लें, उसे एक अलग केज में रखें और अपने वेट के पास लेकर जाएं। अमूमन जब किटन छोटा होता है, अगर उसे फ्रीज़ हो जाए तो वेट स्प्रे करने से ज़रा हेजिटेंट होते हैं, लेकिन कुछ स्प्रे मार्केट में मौजूद हैं जो थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, लेकिन किटन को फ्लीज़ की सूरत में किए जाते हैं। अगर आपकी कैट अडल्ट है तो फिर तो उसे फ्री स्प्रे करवाना कोई मसला नहीं है। फ्री स्प्रे कराने के बाद तकरीबन 5 से 7 दिन आपने बिल्ली को नहलाना नहीं होता। इस दौरान आपने ये करना है कि बिल्ली के इस्तेमाल में जो भी बेड्स या चादरें या बाकी चीज़ें हैं, आपने उनको उबलते पानी में अच्छी तरह से धो लेना है। धोने के बाद आपने कोशिश करनी है कि जब तक बिल्ली नहाती नहीं, आपने उसे केज के अंदर रखना है। एक दफ़ा जब बिल्ली बाथ ले ले और उसकी फ्लीज़ बॉडी में से सारी चली जाए तो फिर आप जो है उसको केज में ना रखें, फिर उसे केज में रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब तक उसकी बॉडी में से पूरी तरह फ्लीज़ ख़त्म नहीं हो जाती, वो नहा नहीं लेती, वो फ्ली स्प्रे नहीं ले लेती, प्लीज़ उस कैट को दूसरी कैट्स के साथ मिक्स ना करें, वरना देखते ही देखते 1 से 2 दिन के अंदर अंदर ये फ्लीज़ एक कैट से 5 या 7 या आपके पास जितनी भी कैट्स हैं उन कैट्स में तेज़ी के साथ स्प्रेड कर जाएगी। जो वायरल इन्फेक्शन किटन्स को बहुत ज़्यादा होता है और उनके लिए बहुत डेडली होता है, वो है हर्पीज़ वायरस। अच्छा, अब इस वायरस में 2-3 तरह की मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। कभी तो ये आंखों के इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, कभी ये स्टमक में जाकर इशू करता है, लेकिन अमूमन किटन्स में ये आई इन्फेक्शन कॉज करता है, जिसकी वजह से किटन के ब्लाइंड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हर्पीज़ मदर से किटन की तरफ ट्रांसफ़र होता है और ग्रूम करने से कैट्स ये एक दूसरे को आसानी से लगा देती हैं। लिहाजा अगर आपके किसी किटन में डायग्नोज हुई है हर्पीज़ तो उस किटन को बाकी किटन से अलग कर दें। उसको अलग करते वक्त आपका दिल तो ख़राब होगा, लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी है, वरना देखते ही देखते आपके सारे किटन जो है वो हर्पी वायरस में मुब्तला हो जाएंगे और खुदा न खास्ता उनके ब्लाइंड होने और उनकी आंख वेस्ट होने या उनके इंटेस्टाइन और स्टमक में कोई सीवियर मसला होने और बड़ी जल्दी उनकी डेथ होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आपके किटन को हर्पीज़ वायरस हो गया है तो आपने उसको ग्लव्स पहनकर ट्रीट करना है। ये उसके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपके लिए भी ईजी होगा उसको पकड़ना। ग्लव्स के साथ साथ हाथों को डिसइंफेक्ट करना मत भूलिएगा। उसकी मेडिकेशन बाकी लोगों से सेपरेट रखिएगा। उसको सेपरेट स्पेस में रखने का फ़ायदा आपको भी होगा और किटन को भी होगा। हर्पीज़ में बज़ाहिर डेथ जल्दी नहीं होती, ब्लाइंडनेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर आपका किटन थोड़ा सा भी वीक है या एज में कम है तो फिर हर्पीज़ से उसकी डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि हमारी आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आपको इससे यकीनन कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे प्लेटफॉर्म को अपने जैसे दूसरे कैट लवर्स
रेस्क्यूअर्स और कैट्स के लिए एक नरम दिल रखने वाले लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।